नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 कहानियों की यूनिट है, जिसमें 21 कहानियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 12 कहानियों को हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसी श्रृंखला में 13वीं कहानी, जिसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य, को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी हैं। दोस्तों, सबसे पहले श्री जैनेंद्र कुमार जी के विषय में तथा उनकी रचनाओं के विषय में हम जानेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौडियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। जैनेंद्र कुमार जी का कहानियों के विषय में एक प्रसिद्ध कथन है, क्योंकि कथन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता दूं। इनका ये प्रसिद्ध कथन है। कहानी से संबंधित जैनेंद्र कुमार जी का कथन है, कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। तो इस कथन को आप याद रखें। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। इसके अलावा उन्होंने जीवनी, संस्मरण और साक्षात्कार भी लिखे हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, हिंदी के दर्शन, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संपृक्त करने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को प्राप्त है। ये हिंदी का गद्य साहित्य में श्री रामचंद्र द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं जैनेंद्र जी के बारे में। जैनेंद्र कुमार जी का निधन 24 दिसंबर 1988 में हुआ था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह कहानी, आप बात करें इस कहानी की, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कहानी कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो कहानी है अपना अपना भाग्य, ये कहानी संग्रह वातायन में प्रकाशित हुई थी। यानी अपना अपना भाग्य कहानी वातायन नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रहों के बारे में पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी कृतियों को हम देख लेते हैं। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले परख सन 1929 में, सुनीता सन 1935 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, विवर्त 1953 में, सुखदा 1953 में, व्यतीत 1953 में, जयवर्धन 1956 में, मुक्तिबोध 1966 में, अनंतर 1968 में, अन्नाम स्वामी 1974 में, दशार्क 1985 में, और दशार्क जो था वो इनका अंतिम उपन्यास था। इनके कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। फांसी 1929 में, वातायन 1930 में। वातायन में ही हमारी आज की कहानी अपना अपना भाग्य संकलित है। नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में, दो चिड़ियाँ 1935 में, पाजेब 1942 में, ध्रुव तारा 1944 में, जय संधि 1939 में, तथा जैनेंद्र की कहानियाँ 7 भाग। निबंध संग्रह इनके हम देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, ये 1936 में आया। जड़ की बात 1945 में, पूर्वोदय 1951 में, साहित्य का श्रेय और प्रेय
ये 1953 में। मंथन 1953 में। सोच विचार 1953 में। काम प्रेम और परिवार 1953 में। समय और हम 1962 में। इत्सतत 1962 में। परिप्रेक्ष्य 1964 में। संस्मरण जो इन्होंने लिखे हैं वे भी देख लेते हैं। ये और वे 1954 में। जीवनी इन्होंने लिखी है अकाल पुरुष गांधी, गांधी जी की इन्होंने जीवनी लिखी 1968 में। अनुदित ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं, यानी कुछ ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया है, जिसमें है मंदाकिनी जो नाटक है 1935 में। प्रेम में भगवान ये कहानी संस्मरण है जिसको इन्होंने अनुदित किया, ये 1937 में। पाप और प्रकाश ये भी एक नाटक है जिसको अनुदित किया 1953 में। सहलेखन तपोभूमि के नाम से इन्होंने 1932 में लिखा, और जो कि ऋषभ चरण जैन जी के साथ इन्होंने लिखा था, ये एक उपन्यास था। संपादित ग्रंथ साहित्य चयन ये एक निबंध संग्रह है जो 1951 में इन्होंने संपादन किया, जिसका विचारावली ये भी एक निबंध संग्रह है, ये 1952 में। सहायक ग्रंथ जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा ये राम रतन भंडार से संपादित किया गया। इनकी जो पहली कहानी इन्होंने लिखी थी वह खेल थी। कहानी का नाम था खेल, जो 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब बात करते हैं हमारी आज की कहानी अपना अपना भाग्य की, जो कि वातायन नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित संकलित है। अपना अपना भाग्य कहानी 1931 में लिखी गई थी, जो वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी संवाद शैली में लिखी गई है। कहानी अपना अपना भाग्य में जैनेन्द्र ने बड़ा ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। गरीब बच्चा सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई थी। इस कहानी का अंत दुखद है। यह पाठक को सोचने के लिए विवश कर देती है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उसमें मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। गरीब की उपेक्षित जीवन जीने की मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी व्यवहार को दिखाना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। कहानी के पात्रों की बात करें तो इसमें ज़्यादा पात्र नहीं हैं। 10 वर्ष का एक अनाथ बच्चा है और कथानायक हैं और कथानायक का मित्र है, यानी जिन्होंने इस कथा को बोला है, जो कथा लिख रहे हैं वे लेखक हैं, उनका एक मित्र है और 10 वर्ष का अनाथ बच्चा है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और 4 भागों में विभाजित है। अब कहानी को देखेंगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुद्देश्य घूमने के बाद सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेश से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले से दिखते थे और कभी सफ़ेद, और फिर देर में अरुण पड़ जाते थे। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोद गृह था
जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पाशर में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती एक दो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक एक सामने प्रतिस्थापित का अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इन तमाम खेलों को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता नहीं थी और बीते का ख्याल भी नहीं था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था। उसका ना ओर था और ना ही छोर। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है? दोस्तों, इसमें नैनीताल का जिक्र है, जहाँ पर ताल के अंदर तो कुछ नाव चल रही थी और सड़कों पर कुछ अंग्रेज़ थे, मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी बात को जैनेंद्र कुमार जी ने कहा है। सब उम्र के सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला जा रहा हो। अधिकार गर्व में ताने अंग्रेज़ उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बात थामे पहाड़ी उसमें पहाड़ी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सामान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज़ बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी वहाँ थे। अंग्रेज़ पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पिता भी थे जो बुज़ुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज़ रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज़ चलती थी। उन्हें न चलने से थकावट आती थी, न हंसने से मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ आती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई सड़क की कई तहों में सिमट कर लोक लज्जा, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परोवेष्टनों में छिपाकर सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। दोस्तों, ये कहानी जैनेंद्र जी ने काफ़ी लयमयता के साथ लिखी है तथा कविता के अंदाज में लिखी है। इसके साथ ही भारतीयता का एक नमूना था। अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेज़ों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है।
घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए, मनुष्यों को वह तांता एक एक कर छीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मामूली हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ़ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब जगह सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियाँ दीप मालिका सी जगमगा रही थीं। यहाँ पर बात जो हो रही है वो नैनीताल में जो तल्ली ताल जगह है उस जगह की बात लेखक कर रहे हैं। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिरों पर की रोशनियाँ तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनी मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले बहुत से पहाड़ भी ना दिखने लगे, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया, एक शुभ महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को इसने डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निभेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप करके टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन और चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जाकर छिपा था। उस कवरहदाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों होटल आगे बढ़े और क्योंकि हमारा होटल आगे था, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट कोहरे में तर हो गए थे। बारिश मालूम नहीं होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी ही इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं जी से बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था, मगर साथ में मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता नहीं था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बेंच पर बैठते हैं। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ़ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र ने उठने का इरादा ही ना किया। तब मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी, और मित्रों ने कहा, अरे ज़रा बैठो भी। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो चारा ही ना रहा। लाचार वहीं पर बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह ज़रा न था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई।
3 गज की दूरी में दिख पड़ा एक लड़का, सर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ वहाँ से चला आ रहा था। नंगे पैर है और नंगा सिर, एक मैली सी कमीज़ लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हों, ना जाने कहाँ जा रहा था और ना जाने कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में ना कोई जाने कोई अगला है और ना कोई पिछला, ना कोई दायां है और ना कोई बायां। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा। गोरा रंग का है पर मैल से काला हो गया है। आंखें अच्छी बड़ी हैं, रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, ना नीचे की धरती और ना चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, ना सामने का तालाब और ना बाकी दुनिया। वह सिर्फ अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। एक मित्र ने उसे आवाज़ दी, ए! उसने जैसे जागकर देखा और हमारे पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? मित्र ने पूछा। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ऐसे क्यों घूम रहा है? बालक मौन और मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा अब तू? तो बोला, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं सो रहा? क्योंकि नौकरी से हटा दिया गया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा बचा हुआ खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाया है? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो ऐसे ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ सोएगा? बस यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में? हाँ। बालक फिर आंखों से बोलकर मुँह खड़ा हो गया। आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ हैं? 15 कोस दूर गांव में। तू वहाँ से भाग आया? क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, उस लड़के ने कहा। सो मैं वहाँ से भाग आया। वहाँ पर काम नहीं है, रोटी भी नहीं है। बाप भूखा रहता था और मारता था। बाप भूखा रखता था और मारता था। माँ भी भूखी रहती थी और रोती थी। सो मैं वहाँ से भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ वहाँ से भाग आए। वह अब नहीं है। वह कहाँ गया? मर गया, मर गया, मर गया। मर गया? हाँ साहब, मर गया। साहब ने मारा? मर गया। अच्छा, तू हमारे साथ चल। वह उन लोगों के साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुँचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे। मेज चढ़े पैरों में चप्पल थी। मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की झुंझुलाहट थी। कुछ लापरवाही भी थी। हाँ, फिर आप कहिए, कैसे आना हुआ? आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए, यह एक लड़का है। कहाँ से ले आए इसे? आप इसे जानते हैं? जानता हूँ। वह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से भी किसी को भी। लो जी, नौकर ले लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिए जाएं। अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाएगा।
आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं। और वह रुपए रोज़ के किराए वाले में सजी मसहरी पर सोने के लिए झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने के बाद होटल के बाहर आकर मित्र ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कुछ कहा। मगर 10-10 के ही नोट हैं मेरे पास। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं? सचमुच मेरे पास पॉकेट में भी केवल नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में ठंड से कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब क्या करें? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र ने मेरा मुंह देखा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितना दया है, पास में उतने पैसे नहीं हैं मेरे। तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप रहे। फिर लड़के ने बोला, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ, दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा आज? यहीं कहीं बेंच पर सो जाऊंगा, पेड़ के नीचे या किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक ओर बढ़ गया और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर चले गए। हवा तीखी थी। हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी चुभ रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक ठंड है। उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु दुलारे का वह बालक निश्चिंत से हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी ख़त्म कर चले को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने नहीं समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके लिए छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य है। यह कहानी हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। यही तो एक अंतर है हम में और जानवरों में, जो कि जानवरों से हमको अलग बनाता है। दोस्तों, ये थी कहानी अपना अपना भाग्य है, जिसका अंत दुखांत है क्योंकि वह गरीब लड़का मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए और गरीबों की मदद अपने हैसियत के अनुसार ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।